हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम बिजनेस स्टार्ट कैसे कैसे कर सकते हैं और उसमें कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिससे हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट। Some of the basic factors which must be considered by anybody who is to start the business are as follows। तो इसमें हम देखेंगे हम कैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले। सबसे पहले अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले यही सोचोगे कि मैं किन गुड्स में या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाऊँगा, राइट। सबसे पहले तो आप यही सोचोगे। सेकेंड स्टेप आ जाता है कि उसके बाद आप ये देखोगे कि अगर मेरे बिज़नेस में जो गुड्स हैं वो ज़्यादा हैं, अगर मैं ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवाऊँगा तो मेरा जो साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए फॉर्म का, राइट। लेकिन अगर मैं एक ग्रॉसरी शॉप खोल रहा हूँ या फिर कुछ भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड एक स्मॉल शॉप चाहिए मुझे, तो उसके लिए आप छोटी शॉप खोलेंगे, छोटा फर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चीज़ जो आप देखेंगे कि ओनरशिप कैसे होगी। ओनरशिप इन द सेंस कि आप एक अकेले के मालिक बन के रहेंगे या फिर आपको 2-3 पार्टनर्स चाहिए जो कि आपके साथ काम करेंगे, या फिर एक कंपनी के फॉर्म में आपको 50 to 60 मेंबर्स चाहिए जो कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, लोकेशन। कि आप ये बिज़नेस एंटरप्राइज जो है आपकी जो भी शॉप है या फिर कंपनी है वो आपको किस लोकेशन पे खोलनी है। आप यूजुअली जो लोग हैं वो उस लोकेशन पे खोलते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि आप अरेंजमेंट करेंगे फिर पैसों का, कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से कैसे कैसे मैं पैसे अरेंज कर सकता हूँ और कितने पैसे हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। फिर आप मशीन्स वगैरह अरेंज करेंगे, है ना, कि जो भी प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करूँगा तो उसके लिए कौन सी मशीन्स चाहिए, कौन से फिज़िकल रिसोर्सेज चाहिए मुझे। फिर आप ये भी देखेंगे कि वो जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, जो भी मेरी मशीन्स वगैरह हैं, उसे कौन सी जगह पे सेटल करना है जिससे कम से कम स्पेस ऑक्यूपाइड रहे, है ना। उसके बाद अगर आपको वर्कर्स वगैरह चाहिए, आप अपने एम्प्लॉयर्स हायर करेंगे ताकि वो आपको हेल्प करवा सकें बिज़नेस स्टार्ट करने में, बिज़नेस को कैरी आउट करने में, ठीक है। ज़्यादा अच्छी से अच्छी वर्क फोर्स लग रखवाएंगे आप ताकि आपको आसानी से आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करे। नेक्स्ट आप टैक्स प्लानिंग करेंगे कि कितने प्रॉफिट में मैं कितना टैक्स दे सकता हूँ, कितना टैक्स देने के लिए मैं उस पर हूँ कि मतलब मैं कितना टैक्स दे सकता हूँ। उसके बाद आप अपना बिज़नेस लॉन्च कर देंगे। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था कि कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे बिज़नेस स्टार्ट करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1, selection of line business. The first thing to be decided by an entrepreneur is the nature and type of business to be undertaken। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या नेचर होगा बिजनेस का, मतलब कौन से गुड्स में हम डील करने वाले हैं और टाइप क्या होगा बिजनेस का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है साइज ऑफ द फर्म। इट इज़ अनदर important decision which is to be taken at the start of the business. Some factors favor a large size whereas other tend to restrict the size। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि हमें लेना चाहिए। कुछ कुछ जो हमारे बिजनेस हैं उसमें लार्ज साइज़ चाहिए होता है। जैसे अगर आपको एक कंपनी खोलनी है, राइट, तो उसमें आपको काफ़ी बिग फर्म चाहिए। बट इन द सेम सिचुएशन अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब आपको एक शॉप खोलनी है, अपना अकेले का बिजनेस चलाना है, तो उसमें आप एक स्मॉल फर्म भी खोल सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। क्या फॉर्म ओनरशिप की क्या फॉर्म है, आपको एक सोल प्रोप्राइटर बनना है मतलब अकेले ही बिजनेस चलाना है, या फिर आपको एक कंपनी में बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है। सो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी फिल्ड इन, लाइबिलिटी ऑफ द ओनर, द फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज़ टू बी डिसाइडेड। ये जो है अमाउंट ऑफ कैपिटल, लीगल फॉर्मेलिटीज़, लाइबिलिटी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके ब्रीफली मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में खोलना है बिज़नेस या फिर आपको एक कंपनी में खोलनी है ना। कई सारे बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत सारी ओनरशिप्स होती हैं, तो वो भी देखा जाएगा कि आपको एक पार्टनरशिप फर्म चाहिए या फिर कंपनी चाहिए या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। फोर्थ चीज़ आ जाती है लोकेशन, कि आप कहाँ पे उसे लोकेट करने वाले हो, अपने बिजनेस को कहाँ खोलने वाले हो। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, लोकेशन ऑफ द बिजनेस इज़ टू बी सिलेक्टेड। जितना आप पे रॉ मटेरियल होगा, किस चीज़ का रॉ मटेरियल है ना, और
कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके बिजनेस की, उस हिसाब से आप लोकेशन डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। अब इसमें आप ये देखोगे कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज मस्ट बी डिसाइडेड। कैपिटल, आपको पहले ये देखना है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि कौन से सोर्सेज हैं जिससे मैं अपनी कैपिटल रेज कर सकता हूँ, कौन से सोर्सेज से मैं अपने पैसे ले सकता हूँ, ठीक है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, source from where the capital will be raised, and the best way of utilizing the capital in the firm। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए होनी चाहिए ताकि आप देख सकें कि आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप कैपिटल रेज कर सकते हैं, है ना। और उस कैपिटल को जो हमने ली है उसको बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कैसे करना है, तो इसलिए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल फैसिलिटीज़। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सपोर्टिव सर्विसेज टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब आपको ये देखना है कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो, जो भी आप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाले हो, उसके लिए आपको किस टाइप की मशीन चाहिए, कितनी मशीन चाहिए, कैसी बिल्डिंग चाहिए, है ना। ये आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले देख लेना चाहिए। उसके बाद प्लांट लेआउट। Once the requirement of physical facilities has been determined, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of these facilities। अब जब आपके पास मशीन्स वगैरह होंगी, अपनी सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ होंगी, तब आपको ये आपको लेआउट करना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, ठीक है। एक मेसी वे में अगर आप रखेंगे तो प्रोडक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बट अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में अच्छे से रखेंगे अपने सामान को, अपनी मशीन्स को, तो एक अच्छी प्रोडक्शन हो पाएगी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को एक प्लान लेआउट करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए जिसमें हम फैसिलिटीज़ की अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। एक अच्छी वर्कफोर्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स वर्कफोर्स, सो केयरफुल प्लानिंग मस्ट बी डन अबाउट सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना चाहिए एम्प्लॉयर्स को, टाइम टू टाइम उनकी सैलरी बढ़े, है ना। और एक अच्छी ट्रेंड और सिलेक्टेड आपके वर्कर्स होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टैक्स प्लानिंग। टैक्स लायबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस टू बी कंसिडर्ड। अब ये सब चीज़ें करने के बाद आपको ये देखना है कि कितना टैक्स आपका आ सकता है, कितना आपको प्रॉफिट होगा जिसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, और कितने आप टैक्स देने के केपेबल हो। उसके बाद लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, दिस इज द लास्ट स्टेप। आफ्टर फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज़, एंटरप्रेन्योर कैन लॉन्च द बिजनेस। इन सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना बिजनेस लॉन्च कर सकता है। ये थे 10 स्टेप्स जिसमें हमने देखा कि हम बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप अपना बिज़नेस खोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। आई होप आपको ये सब कुछ पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दिस। और ये जो सारे नोट्स हैं ये मैं स्पेशली इसलिए आपको स्लाइड्स में दिखा रही हूँ, जस्ट कि आप इन नोट्स से पढ़ सकें। ये नोट्स एक पूरा शॉर्ट है एनसीईआरटी का, पूरे इसमें सारा क्रक्स है, जितना भी एनसीईआरटी में मेन चीज़ें हैं उसके, अगर आप इसमें से मेरे नोट्स पढ़ेंगे ये वाले, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में। एंड थैंक यू।